हेलो एवरीवन। तो अभी तक हम लोगों ने इलेक्शंस के बारे में पढ़ा था। हम लोग अभी क्लास 9 का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो इसमें से कुछ हमने पढ़ रखा था कि व्हाट इज़ द इलेक्शंस, व्हाई वी नीड द इलेक्शंस एंड व्हाई द कंपटीशन इज़ नेसेसरी फॉर इन इलेक्शंस एंड सो ऑन। तो अब हम पढ़ेंगे अपने सिस्टम के बारे में कि व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, कि हमारा जो इलेक्शंस का जो सिस्टम है हमारे देश में वह कैसा है। तो इसमें पहले सबसे शुरुआत में हमने देखा था क्या कि सबसे पहले इलेक्शन, किसी भी डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन क्यों चाहिए। उसमें हमने रशिया को भी एक एग्जांपल के तौर पे लिया था, फिर हमने उसको कोरिलेट करे थे अपने इंडिया के साथ। तो अब हम टोटली इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि क्यों हमारा जो इलेक्शन सिस्टम है वह कैसा है हमारा खुद का। तो शुरू करते हैं। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं वह एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन है। अभी हमने कुछ, जब लास्ट टाइम हमने किया था तो हमने लास्ट टाइम डेमोक्रेटिक इलेक्शन को काफ़ी डिफाइन किया था। व्हाट टाइप ऑफ इलेक्शन इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक इलेक्शंस एंड सो ऑन। तो पूछ रहा है कि क्या इंडिया का इलेक्शंस जो होता है वह एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन है। तो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो हम अगर बात करें इसके बारे में तो देखिए, जो भी इलेक्शंस हमारे यहाँ होते हैं इंडिया में वो होते कैसे। पहले दो टाइप्स के होते हैं, या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा और विधानसभा। लोकसभा और विधानसभा यही दो टाइप के असेंबलीज बैठते हैं। ये अलग बात है राज्यसभा, लेकिन राज्यसभा में ज़्यादातर लोग नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, ना कि इलेक्टेड मेंबर। ठीक है, तो वो आगे देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या डिफरेंस है। बट अभी जो इलेक्शंस की बात करें तो इलेक्टेड मेंबर सिर्फ लोकसभा और विधानसभा में होते हैं। लोकसभा ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रल लेवल एंड विधानसभा एट स्टेट लेवल। तो जो भी इलेक्शंस लोकसभा और विधानसभा के लिए हमारे यहाँ रेगुलरली हर एक 5 साल पे की जाती है, और वहाँ से जो भी रिप्रेजेंटेटर्स निकल के आते हैं, मतलब चुन के आते हैं, और वह अगले 5 साल तक हमारे रिप्रेजेंटेटर होते हैं इन दोनों असेंबलीज में। तो लोकसभा या विधानसभा का स्टैंड क्या होता है कि वह डिसॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? डिसॉल्व करेंगे। इलेक्शन आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूशन एट द सेम टाइम। मतलब लोकसभा विधानसभा उस समय डिसॉल्व हो जाएगी। डिसॉल्व मतलब खत्म हो जाएगी। कब? जब इलेक्शन के पीरियड होगा। जैसे आपने सुना होगा कि इंडिया में जब इलेक्शन शुरू होते हैं, चाहे वह विधानसभा का हो तो विधानसभा डिसॉल्व हो जाती है, और लोकसभा का हो तो लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। तो फिर उस समय का सरकार गवर्नमेंट कौन चलाता है? तो उस समय का जो गवर्नमेंट का जो मेन पावर होता है वह चला जाता है सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन के पास। ठीक है, वो आगे की क्लासेस में देखेंगे हम, लेकिन अभी फिलहाल ये देखेंगे कि लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल है, स्टैंड है, वह डिसॉल्व हो जाता है जब इलेक्शंस आते हैं। तो इलेक्शंस जो होते हैं वह हर एक कंस्टिट्यूएंसी में एक ही टाइम में, चाहे वह एक ही दिन हो या फिर अगले कुछ दिनों में, एक ही समय में करवा लिए जाते हैं। इस टाइप के इलेक्शंस को हम लोग जनरल इलेक्शन कहते हैं। मेनली जनरल इलेक्शन ज़्यादातर सेंट्रल लेवल पे फॉर लोकसभा रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए हम लोग क्या करते हैं। समटाइम्स इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी एक कंस्टिट्यूंसी के लिए ही सिर्फ इलेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो वैकेंसी ग्रोथ कर गई है, वैकेंसी जो आती हो चुकी है, वह इसलिए कि वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटर थे वो रिप्रेजेंटेटर या तो वो मर जाए या फिर वो रिज़ाइन दे दे अपने मेंबर पद से। तो इस केस में वहाँ की वैकेंसी, वहाँ पे एक वैकेंसी जनरेट हो जाती है। तो इस वैकेंसी को फुल फॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एक अलग से सिर्फ उसी कंस्टिट्यूएंसी में इलेक्शन कराते हैं। तो इस टाइप के इलेक्शंस को बाई इलेक्शन कहते हैं। तो अब हम ज़्यादातर इस चैप्टर में ज़्यादातर हमारा फोकस रहेगा जनरल इलेक्शन के ऊपर। जनरल इलेक्शंस किसे कहते हैं? वो टाइप्स के इलेक्शंस जो पूरे हर एक कंस्टिट्यूएंसी में एक साथ करवाया जाए, चाहे वह एक ही दिन क्यों ना हो या फिर अगले कुछ दिनों में ही, लेकिन सबों को एक साथ करवाया जाए। उस टाइप के इलेक्शन को जनरल इलेक्शन कहते हैं। तो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो यहाँ पे वर्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी आया। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है वह क्षेत्र जहाँ जितने, हमारे यहाँ क्या, हमारे यहाँ इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन करवाते हैं हम लोग, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। ठीक है, तो एरिया के आधार पे इंडिया में कभी भी इलेक्शंस नहीं होते हैं। इंडिया में इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी जो डिफाइन होती है वह ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन एट दैट
एरिया। तो जैसा कि हमने पढ़ा है हरियाणा में बारे में, हमने देखा कि हरियाणा में कितने थे, 90 MLAs थे। तो आप यह जान के काफ़ी हैरान होंगे कि हर एक आदमी जो हरियाणा का वोट देने वाला था वो ऑल द 90 MLA वो किसके लिए था? क्या वो टोटल 90 MLA को वोट देता था? नहीं। तो इससे इस केस से आपको क्या समझ में आता है कि किसी भी कंट्री का ज़्यादातर सिस्टम में रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बेस्ड ऑन द एरिया होता है, जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ में क्या है, कंट्री को हमने डिवाइड कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया फॉर पर्पस ऑफ इलेक्शंस। इलेक्शंस के लिए हमने उसको अलग अलग एरिया में डिफाइन कर रखा है। तो ये सारी एरिया ही इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी कहलाती है। और जो वोटर्स होते हैं जो इस एरिया में रहते हैं वह क्या करेंगे, एक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो लोकसभा में क्या है, हमारे लोकसभा में ऐसे करके हमने पूरी कंट्री को 563 कंस्टिट्यूएंसी में बांट रखा है। मतलब 543 कंस्टिट्यूएंसी में 543 ऐसे ऐसे क्षेत्र में हमने पूरे अपनी कंट्री को बांट रखा है। और इसमें जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के आते हैं हर एक कंस्टिट्यूएंसी से, उसे क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसा कि हमने पहले भी देखा है MP। और इसका जो एक फीचर्स है, जो इसकी सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक इलेक्शन की फीचर है कि हर एक वोटर को क्या होना चाहिए, इक्वल वैल्यू होना चाहिए। मतलब अगर कोई आदमी चाहे वो कोई भी हो उस एरिया कंस्टिट्यूएंसी का, अगर वो वोट देता है तो उसका काउंट सिर्फ एक वोट होना चाहिए। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंसी या काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशंस यह रिक्वायर करता है कि हर एक कंस्टिट्यूएंसी में क्या होना चाहिए, रफली वहाँ का जो पॉपुलेशन होना चाहिए वह इक्वल होना चाहिए उस एरिया का। इसी तरह हर एक स्टेट को भी हम लोगों ने कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड कर रखा है। पूरे सेंटर को हम लोगों ने क्या किया, पूरे देश को 543 क्षेत्र में डिवाइड कर रखा है कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और हर एक स्टेट में जितने भी 28 स्टेट्स हैं उसमें क्या है, अलग अलग फिर स्टेट लेवल के लिए फॉर विधानसभा इलेक्शंस हमने क्या किया, उसको स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन कर रखा है। तो इस केस में क्या होते हैं, जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली जाते हैं। मतलब वो MLA होते हैं फॉर दैट स्टेट ओनली। तो हर एक पार्लियामेंट्री मतलब जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स जो इलेक्शन में जीत के आया है या कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वह क्या करेगा, कुछ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आता है। मतलब हर एक पार्लियामेंट्री में कुछ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरे देश में कुछ राज्य आते हैं और कुछ राज्य में कुछ पार्लियामेंट्री MLA आते हैं। तो MLA और MP के अंदर कुछ MLA आ जाएंगे इस तरीके से। तो सेम यही प्रिंसिपल हमारे पंचायत में, म्यूनसिपल इलेक्शन, इन सारी जगह अप्लाई होता है। हर एक विलेज में क्या होता है या टाउन को हम लोग कुछ वार्ड में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड करते हैं देश को, उसी तरह। और हर एक वार्ड में एक मेंबर्स होता है, चाहे वो विलेज के लिए हो या फिर अर्बन लोकल बॉडी होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या होता है, सीट कुछ बढ़ जाते हैं या फिर काउंटेड सीट होते हैं। और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिप्रेजेंटेटर्स जो होते हैं, जो भी रिप्रेजेंटेटिव हो गए वो एक सीट को रिप्रेजेंट करेगा पूरी असेंबली के लिए। तो जब भी हम लोक दल, जिसने हरियाणा की बात कर रहे हैं हम अभी, लोक दल जो हरियाणा में 60 सीट जीत के लाई थी, इसका मतलब हुआ कि लोक दल के पार्टी के जो भी कैंडिडेट थे उसमें 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी बने उस स्टेट के लिए। और इसी की वजह से लोक दल के जो 60 MLA थे वह स्टेट असेंबली में जाके भाग लिए। तो इस फिगर में देखिए, इस फिगर को अगर आप देखेंगे तो गुलबर्गा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये फिगर जो है ना, एक्चुअली ये फिगर टोटल किसके बारे में, हरियाणा के बारे में, ठीक है। ये तमिलनाडु के बारे में, इस साइड वाला ये कर्नाटक की बात कर रहे हैं। और ये गुलबर्ग में अफलगंज, जाबर्गी, चितापुर, सेदान, गुरमित्तल, गुलबर्ग रूरल एंड गुलबर्ग अर्बन, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बांट देते हैं। इसमें अगर आप गौर से देखेंगे ना तो देखिए ये जो बॉर्डर्स हैं ये कटे कटे बॉर्डर्स हैं। हमेशा मैप में यह जो बॉर्डर्स हैं ये किसको डिफाइन करता है, स्टेट बाउंड्री को। जबकि यह छोटे छोटे वाले हैं ये किसको डिफाइन करता है, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री को। मतलब क्या है कि यह टोटल किसकी बात कर रहे हैं, यह टोटल एक राज्य है। कौन सा राज्य है, यह गोवा है और यह महाराष्ट्र है
या तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मतलब यह कौन सा राज्य है? कर्नाटक राज्य है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आप बताइए कि वाई द बाउंड्री ऑफ गुलबर्ग लोकसभा कंस्टिट्यूंसी नॉट सेम एज द डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री ऑफ गुलबर्ग, कलबुर्गी जिसे कहते हैं, जो कि कर्नाटक में है। तो अगर आप इसको देखेंगे, ये 2-3 क्वेश्चंस हैं जो आज आप करके बताएंगे। देखिए, ये जो गुलबर्ग का है, ये जो गुलबर्ग है ना, इस गुलबर्ग का और इसमें देखिए, इसकी बात कर रहे हैं, इसका और इसका, या डिस्ट्रिक्ट का मैप शो कर रहा है और यह कॉन्स्टिट्यूएंसी का मैप शो कर रहा है। तो यह बस पूछना चाह रहे हैं, तो ऐसा क्यों है कि रूरल, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो मैप है यह डिस्ट्रिक्ट के मैप से अलग है, क्यों? और हाउ मेनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूशंस आर देयर इन गुलबर्ग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, इज इट सेम इन योर ओन लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी? कह रहा है कि तो और यह भी बताइए कि इस गुलबर्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने कंस्टिट्यूएंसी है गुलबर्ग में, और क्या यह उतने ही कंस्टिट्यूएंसी असेंबलीज हैं जितने आपके लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में? तो ये 2 क्वेश्चन हो गए जो आपको आज मिलेगा SW में करने के लिए। तो दूसरी बात करते हैं, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। पहले अभी हम लोगों ने देखा इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, अब देखेंगे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसमें क्या होता है? तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसमें क्या है, इंटाइटल्स एवरी सिटीजन्स, इस हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी हर एक आदमी को, हर एक जो भी नागरिक है उसे क्या दे रखा है, उनको यह महत्व दे कर रखा है, उनको यह शक्ति प्रदान कर रखा है कि वह क्या करेंगे, इलेक्ट हर एंड हिज रिप्रेजेंटेटिव, मतलब वह अपने जो भी उसके रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे वह मर्द हो या फिर औरत हो, वह उसे खुद ही रिप्रेजेंट मतलब चूज करेंगे, इलेक्ट करेंगे, और जो भी इलेक्टेड मेंबर होंगे वह उनको रिप्रेजेंट करेंगे लोकसभा और विधानसभा में। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी मेकर्स थे, ये कौन दे रही, ये पावर किसने दे रखा? हमारे संविधान ने दिया। तो ये संविधान के बनाने वाले जो थे, उन्होंने क्या किया, हाउएवर उन्हें अब यह चिंता होने लगी कि अगर ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन नहीं होगा, पहले तो उनको चिंता हो गई ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन के बारे में। क्या होता है कि कभी कभी कुछ ऐसे वीकर सेक्शंस होते हैं जिनका स्टैंड, मतलब उनकी जो महत्व होती है, वह गुड चांस टू गेट इलेक्टेड, वह बहुत कम, मतलब उनके काफ़ी ज़्यादा या चांसेस होते हैं कि वह इलेक्टेड हो जाए लोकसभा के लिए या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं होने की वजह से, एजुकेशन नहीं होने की वजह से, कॉन्टैक्ट नहीं हो कॉन्टेस्ट के साथ, इसके वजह से, और वह क्या करते हैं, इलेक्शंस को विन करे अलग, मतलब कि उनके जो अपोजिशंस में खड़े होते हैं उसके अपोजिशन में वह इलेक्शन जीत सके। हो सकता है कभी कभी ऐसा ना हो, ठीक है। तो वो लोग जो इन्फ्लुएंशियल रिसोर्सफुल है, मतलब जिसके पास काफ़ी पहुंच है या फिर काफ़ी साधन है, जिसकी मदद से वह क्या करें, इलेक्शन जीत ले, ठीक है। तो क्या ऐसा किया जाए? इफ़ दैट अगर ऐसा होगा तो हमारे पार्लियामेंट या फिर हमारे असेंबली में ज़्यादातर जो मतलब बातें होंगी वह उस सेक्शन के बारे में होगी जो जिससे वो रिप्रेजेंटेटिव चुन के गए होंगे। तो दैट वुड मेक आवर, जिसकी वजह से हमारी जो डेमोक्रेसी होगी वह काफ़ी लेस रिप्रेजेंटेटिव और लेस डेमोक्रेटिक हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जैसे आप अपने एग्जांपल आपके अपने गांव को देखिए, तो आपके गांव में मुखिया जो बनते हैं, तो अगर कोई धनी परिवार है, उसके यहाँ से कोई एक मेंबर खड़ा हुआ चुनाव के लिए, अब चूंकि वह धनी परिवार है तो उसके पास पैसे ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, उसके इन्फ्लुएंसर्स ज़्यादा हैं, उसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, तो वह क्या करेगा, आसानी से जीत जाएगा और हर एक बार जीत जाएगा। तो इससे क्या होगा, उसके मन में मोनोपोली जाग जाएगी, मतलब वो देखेगा कि हम जो जीत रहे हैं, तो वो हमेशा जो काम करेगा सिर्फ और सिर्फ अपने आदि के लिए, सेक्शंस के लिए करेगा। तो इससे क्या होगा, वो हमारा इसी तरह अगर हम सेंट्रल लेवल पे इसको देखें तो हमारे जो MP या MLA जो भी रिप्रेजेंटेटर्स होते हैं, वह अगर जो काफ़ी बढ़े चढ़े परिवार के लोग हैं या फिर जो काफ़ी वेल्दी परिवार के रिप्रेजेंटेटर्स हैं, वो तो आसानी से जीत जाएंगे। और वह अगर ऐसा होगा तो बार बार ज़्यादातर लोग जो वॉइस आएगी विधानसभा या लोकसभा में, वह उन लोगों का होगा, तो हमेशा काम वह अपने लिए करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंटेटिव कम हो जाएगा और हमारा डेमोक्रेसी काफ़ी कम हो जाएगी, वीक हो जाएगी।
तो इसीलिए जो हम संविधान के निर्माता थे उन्होंने क्या किया, कुछ स्पेशल सिस्टम्स बनाए। उसमें क्या था, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी किसके लिए, वह गरीब परिवार के लिए, नॉट ए गरीब परिवार मतलब वीकर सेक्शन, कमजोर सेक्शंस के लिए। तो कुछ ऐसे कंस्टिट्यूएंसी हैं जो कि रिजर्व होते हैं उन लोगों के लिए जिसमें कौन बिलोंग्स करते हो, शेड्यूल कास्ट बिलोंग करते हो, शेड्यूल ट्राइब बिलोंग्स करते हो। तो इसमें शेड्यूल कास्ट रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या होता है, सिर्फ वो लोग जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं वही सिर्फ इलेक्शन में स्टैंड मतलब खड़े होंगे। इसी तरह वो लोग जो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग्स करते हैं वही सिर्फ इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, यह सीट उनके लिए रिजर्व होती है। अगर अभी की बात कर लें तो लोकसभा में 84 सीट जो है वह रिजर्व है शेड्यूल कास्ट, जबकि 47 सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है 26 जनवरी 2019 की रिपोर्ट के अनुसार। तो यह जो नंबर है यह इनकी देयर शेयर इन द उनके पॉपुलेशन के आधार पे दिया गया है। तो इसलिए जो रिजर्व सीट है एससी और एसटी के लिए, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे बदल नहीं सकते। यह जो होता है शेयर ऑफ एनी अदर सोशल ग्रुप, और यह जो नंबर है यह बढ़ घट सकता है जैसे जैसे उनका शेयर बढ़ेगा। शेयर बढ़ेगा मतलब उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, उनकी आती बढ़ती जाएगी। तो दिस सिस्टम ऑफ रिजर्व वाज एक्सटेंडेड लेटर टू अदर वीकर सेक्शंस एट द डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल। और यह जो सिस्टम है रिजर्वेशन का, यह हमारे वीकर सेक्शंस के लिए हमारे जिले लेवल पे भी, गांव स्तर पे भी बढ़ते चला गया। तो बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे सीट जो रूरल में है, पंचायत में या फिर अर्बन जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बात कर लें, वहाँ पे क्या है, रिजर्व है, ऑलरेडी पहले से ही सीट रिजर्व रहता है। किसके लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ओबीसी क्लास के लिए भी। तो इसीलिए हाउएवर जबकि ये जो प्रोपोर्शन होता है सीट का, मतलब सीट का जो रेशियो होता है जनरल रिजर्व से, वह क्या होगा, स्टेट टू स्टेट वैरी करते रहेगा। हो सकता है कहीं पे ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन है वह कम हो, कहीं पे ज़्यादा हो। जैसे आप महाराष्ट्र को अभी लाइव एग्जांपल पे लेके चलें तो महाराष्ट्र में 10% सीट रिजर्व है, जबकि आप अगर टोटल लोकसभा या राज्यसभा की बात कर लें तो उसमें 30% सीट रिजर्व रहता है इसके लिए। सिमिलरली तो 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व इन द रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज फॉर वुमेन कैंडिडेट। और यह तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वीकर सेक्शंस आइदर इन द वेल्दी फॉर्म और इन द कास्ट बेस। बट अगर हम बात कर लें ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स रेशियो, तो जो मेल का आती है और विद द फीमेल, अगर ज़्यादातर देख लीजिए, अगर वीकर सेक्शन से भी सिर्फ मेल चुन के जाएगा तो वो फीमेल की जो भी घटनाएं हैं, जो भी उनको दिक्कतें हैं, उनको नहीं समझ पाएगी। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस के निर्माता थे उन्होंने क्या किया कि फीमेल मेंबर के लिए भी कुछ सीट रिजर्व कर दिए। तो उसमें उन्होंने क्या कहा कि किसी भी जगह का चाहे कोई भी इलेक्शन हो, उसमें 1/3 इलेक्शन में 1/3 जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वह सिर्फ वुमेन कैंडिडेट होंगे। ठीक है, तो अब बात हो गई यह इलेक्शंस की, लेकिन वोट जो डालेंगे तो वोटर्स कौन होंगे, वोटर लिस्ट कौन बनाएगा। तो एक में क्या हुआ कि जब कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड किया, मतलब जब संविधान बना, तो हमारा अगला स्टेप्स, हमारा अगला काम यह था, यह डिसाइड करना कि कौन वोट देगा और कौन वोट नहीं देगा। तो यह जो डिसीजंस था कैन यू लेफ्ट, यह किसी एक आदमी पे नहीं छोड़ा जा सकता था और किसी दिन के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। तो जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होता है, किसी भी डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में, उसमें क्या होता है, एक लिस्ट बन के आता है उन वोटरों का जो वोट देंगे। कब, इलेक्शंस की कुछ पहले, और यह हर एक आदमी को दिया जाता है। इसमें हर एक कैंडिडेट जो रिप्रेजेंटेटर है, मतलब जो वोटर है, जो वोट देने के लिए एलिजिबल है, उसका एक लिस्ट बन के आता है। तो दिस लिस्ट इज कॉल्ड, इस लिस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्टोरल रोल कहते हैं या फिर वोटर लिस्ट ज़्यादातर हम लोग कहते हैं। आपने देखा होगा अगर आपके पंचायत में भी कभी वोट होता है ना, तो आपके यहाँ एक बड़ा सा कॉपी बन के आता है आपके पंचायत में, और उसमें से एक पर्ची फाड़ के लोगों को देते हैं और वो जाते हैं वोट गिराने। तो वो जो पर्ची है एक्चुअली वो गवर्नमेंट के द्वारा इशूड है कि यह पर्सन एलिजिबल है फॉर गिविंग वोट्स। सो उसी लिस्ट को वोटर लिस्ट या फिर हम लोग इलेक्टोरल रोल कहते हैं। दिस इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप, यह बहुत ही आवश्यक
काम था, ये बहुत ही आवश्यक कदम था इसके लिए, ताकि हम क्या करें, पहला कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। किस कंडीशन को? डेमोक्रेटिक इलेक्शन को प्रॉपरली रूप से काम करने के लिए। तो हर एक आदमी जो कि गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, जिसे क्या होना चाहिए कि हर एक आदमी को एक समान अवसर मिलना चाहिए कि वह अपने रिप्रेजेंटेटर्स को चुन सके। पहले क्या होता था, अगर हम इस प्रिंसिपल को, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ रखा है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या था कि हर एक वह नौजवान शख्सियत जो पहले, अगर हम बात कर लें 1950 से पहले की बात, तो 1950 से पहले क्या था कि वह हर एक शख्सियत इलेक्शन में वोट दे सकता था। 1952 आई थॉट, जो 21 के एज का था। लेकिन अब क्या, अब 18 के एज वाले ही एडल्ट फ्रेंचाइजी देखते हैं। तो एडल्ट फ्रेंचाइजी किसे कहते हैं कि जो आदमी वयस्क हो चुका है इन द मैनर ऑफ, इन द पॉइंट ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जो 18 साल के पार हो चुका है, वह अब एलिजिबल है वोट देने के लिए, वह अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकता है। यही था हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो अगर हम इसके काम की बात कर ले तो इसका मतलब होता है कि हर एक वह शख्सियत जिसका होना चाहिए एक वोट, और हर एक वोट का इक्वल वैल्यू होना चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे उसके अधिकार से वंचित किया जाए किसी एक गुड रीजन के बजाय। मतलब कभी कभी होता है कि लोग क्या करते हैं, एक के चीट करने की वजह से एक से ज़्यादा वोट देने चल जाते हैं। तो इससे क्या करता है इलेक्शन कमीशन, क्या करता है, या फिर जो भी वहाँ के कमीशंस होते हैं वह क्या करते हैं, उसे डिनाई कर देते हैं वोट देने से। मतलब क्या कि वह एक बार से ज़्यादा बार वोट नहीं दे सकता, या फिर कभी कभी उसके लिस्ट में से उसका हाथी भी कैंसिल कर दिया जाता है। तो हर एक अलग अलग सिटीजन्स जो कि अलग अलग तरीके का होता है, अलग अलग तरीके से, जैसे कुछ काफ़ी धनी मनी होते हैं, कुछ क्या होते हैं गरीब होते हैं, कुछ काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, कुछ इतना पढ़े लिखे नहीं होते, तो कुछ काफ़ी दयालु होते हैं, कुछ इतना दयालु नहीं होते। लेकिन हर एक, चूँकि हर एक आदमी क्या है, एक मानव है, उनकी अपनी ज़रूरतें हैं, उनकी अपनी व्यूज़ हैं, मतलब अपनी सोचने की ताकत है। तो इसी की वजह से हर एक आदमी यह डिज़र्व करता है कि वो उसको इक्वल से डिसीजन एंड इफेक्ट दें, कि उनके जो डिसीजन मेकिंग होगा उसमें इक्वल शेयर मिलना चाहिए, ताकि उससे जो डिसीजन लिया जाएगा वह जिससे उस पर इफेक्ट पड़े उसमें उसका भी शेयर हो। अगर आप अपनी कंट्री की बात कर लें तो हर एक सिटीजन्स जिसका एज 18 से ऊपर हो चुका है वह अब इलेक्शंस में वोट दे सकता है। तो हर एक सिटीजन्स के पास अब यह अधिकार है वोट देने का, रिगार्डलेस ऑफ हिज एंड हर कास्ट। जबकि अगर हम इससे कोई मतलब नहीं है कि वह कौन से कास्ट से बिलोंग्स करता है, कौन से रिलीजन से बिलोंग्स करता है, कौन सा जेंडर है। कुछ क्रिमिनल्स पर्सन्स भी होते हैं जो अनसाउटेड माइंड होते हैं। अनसाउटेड माइंड मतलब होता है कि वह पर्सन्स जो दूसरे को नहीं मानते, बहुत कम अति करते हैं, उन्हें क्या किया जाता है, उनसे उनका जो राइट है वोट देने का वो छीन लिया जाता है। मतलब जैसे मैंने पहले ही बताया, कुछ ऐसे भी होते हैं जो चीट करने के आती से होता है, उनका मनसा चीट करने का होता है, तो उन्हें डिनाई किया जाता है वोट देने से। लेकिन बट ओनली इन रेयर सिचुएशन, लेकिन यह बहुत ही कम देखा जाता है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गेट यह सरकार की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह क्या करे, हर एक आदमी का नाम रिप्रेजेंट करे पाए जो कि एलिजिबल है वोट देने के लिए, और उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। अगर आप एक नए आदमी हैं जो कि वोटर लिस्ट में अब आने वाले हैं, जिनका एज नाम वोटर लिस्ट में एडेड है, तो नेम्स जो होगा उनका वह क्या होगा, उस जगह से हट के दोज हु डेड और डिलीट, जो आदमी मर चुके हैं उनका नाम अब हट जाएगा और आपका नाम जुड़ जाएगा। एक कंप्लीट रिविजन ऑफ लिस्ट टेक्स प्लेस एवरी 5 ईयर। यह जो लिस्ट जो बनता है वोटर लिस्ट, यह हर एक 5 साल में क्या होता है रिवाइज किए जाते हैं, और यह इसलिए रिवाइज किए जाते हैं ताकि यह इंश्योर किया जाए, यह सुनिश्चित किया जाए कि यह जो लिस्ट है वह पूरे अप टू डेट है। अगर हम पिछले कुछ सालों की बात कर ले तो जो नया ये सिस्टम बना है उसमें इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड बनती है, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है। इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड मतलब आपने वोटर आईडी कार्ड जिसे कहते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, वह कोशिश कर रही है कि हर एक आदमी को वह कार्ड दे दिया जाए, जिसमें क्या पता चलेगा कि उसका नाम वोटर लिस्ट में है।
तो वोटर्स को अब क्या करना पड़ेगा, अपने साथ उस कार्ड को ले जाना पड़ेगा वोट देने के लिए, ताकि कोई भी ऐसा वोटर ना हो जो कि कहीं और से आ जाए। बट अगर वह ऐसा कार्ड नहीं ले जाता है तो यह कंपलसरी वोट के लिए नहीं होना चाहिए। वोट के लिए जो सब वोटर्स के लिए जो कंपलसरी होना चाहिए वह यह है कि वह बस यह अपनी आइडेंटिटी प्रूफ कर दे, चाहे वह राशन कार्ड की वजह से हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस की वजह से हो। लेकिन जो सबसे मेन बात है वह यह है कि उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम देखेंगे नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। तो उससे पहले यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आपको देना है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी आवर स्टेट एंड नेबरिंग ऑफ 2 स्टेट्स, ये सारे क्वेश्चंस, इसके कोई आंसर्स आप देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।